हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, एक हमने पीडीएफ तैयार की जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 18 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है। ये 18 क्वेश्चन जो आपको इसमें बताए जाएंगे, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो आंसर है सिर्फ ओनली हिंदी मीडियम में आपको इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन है, अगर आपको इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप 50 रुपये में परचेज कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसी में से आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आपके क्वेश्चन में पता है क्वेश्चन पेपर 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये जो 18 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे और 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। तो इसमें टोटल आपको 4 यूनिट है। 4 यूनिट के यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, हर यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। ज़्यादा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ईजी है और आंसर भी ईजी है, आप देख सकते हैं। एक बार डेमो वीडियो आप देखिए, फिर इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, इसके आंसर भी आपको इसी वीडियो में हम कराएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, ये आपके सामने, इसके हमने 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता का उल्लेख करें। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ये देख लीजिए, इसी टाइप से इसकी व्यवस्था क्या है, फिर इसके जो विशेषता है उसको अकॉर्डिंग है। फिर इसके बाद जो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और मूल्यांकन और लोकतंत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो देख सकते हैं उत्पत्ति के बारे में, फिर इसकी विशेषता के बारे में। फिर ये क्वेश्चन थर्ड है, प्राचीन भारत में लोकतंत्र और आधुनिक लोकतंत्र विकास से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र के आधुनिक विकास की विशेषता का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन 4 बनेगा, तो ये देखिए, मूल लोकतंत्र के सिद्धांत महत्व तथा लोकतंत्र में समकालीन नव परिवर्तन के कुछ प्रमुख उदाहरण का वर्णन कीजिए। इसी में एक ऑप्शन का क्वेश्चन है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के मूलभूत मूल्य सिद्धांत क्या है, तो ये उदाहरण के साथ बताना। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताना है, फिर महत्व बताने, फिर इसके नव परिवर्तन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का जो आपका चैप्टर सेकंड आएगी, यूनिट सेकंड आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, तो क्वेश्चन 5 पे, उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। और इसका क्वेश्चन 6 है, उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता, प्रकार, सकते उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की कमियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसकी विशेषता बतानी है, प्रकार बताने, शक्तियाँ बतानी है, प्लस कमियाँ बतानी है। अलग से भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, 3-4 ऐड करके, ठीक है। तो ये सभी आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। इस पीडीएफ में आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हैं। तो ये आपकी कमियां हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सहभागी लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी का महत्व और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के तरीके का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन जो आपका 8 बनेगा, ये देखिए, सहभागी लोकतंत्र के आलोचक तथा सहभागी लोकतंत्र पर विभिन्न दार्शनिक विचार का उल्लेख करें। क्वेश्चन 9 जो आपका बनेगा, विमर्शी लोकतंत्र क्या है, विमर्शी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो आपका चैप्टर थर्ड आ जाएगा, यूनिट थर्ड का क्वेश्चन देख सकते हैं, और जो आपका न्यू सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया, सभी चैप्टर के नाम भी आपको यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं यूनिट के, ठीक है। देखिए, संविधानवाद क्या है, इसकी परंपराओं वे विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इसकी परंपरा बतानी, विशेषता बतानी है, प्लस ये होता क्या है ये बतानी है आपको। इसके बाद देखिए, विधायिका एवं विधान से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य और प्रकार बताइए। तो इसके कार्य भी बताने, प्रकार भी बताने, प्लस आप समझते क्या वो भी बताना है, इसका अर्थ। तो इसके कार्य भी आपको या प्रकार भी सब कुछ देखने को मिल जाएंगे इस पीडीएफ में आंसर के साथ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, राजनीतिक दल क्या है, किस प्रकार से इन राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ था, मतलब राजनीतिक दल होता क्या है, इसका उद्भव विकास कैसे हुआ है वो बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, राजनीतिक दलों के कार्य एवं विशेषता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए 14, नागरिक समाज अहम मीडिया क्या है, इन दोनों के माध्यम के संबंधों पर टिप्पणी करें। पहले ये बताना है आपको ये होते क्या है, प्लस इन दोनों में जो संबंध है वो बताने हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 15, मीडिया और शांति निर्माण के संबंध में अपने मत प्रकट कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक राजनीति में नागरिकता के पहलुओं के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। इनके जो आयाम होते हैं उनकी चर्चा करनी है। ये यूनिट आपका 4 आ गया है, यूनिट चैप्टर 4, ठीक है। उसके क्वेश्चन है, देखिए, क्या आप ये मानते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा ने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमजोर किया है,
स्पष्ट कीजिए। और जो अब आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा, लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व के बीच किस प्रकार का संबंध विश्लेषण कीजिए। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो 18 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें हमने 4 यूनिट लिया है। अगर आप चाहते हैं ना, अगर आपको पता है 4 यूनिट है, अगर आपने इसमें से 3 यूनिट भी कंप्लीट कर ली ना, तो जब भी आप पास आउट हो सकते हैं उसमें से ही आपके 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको लिए जाएंगे इसमें, ठीक है। और टोटल पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो अगर आपने 3 यूनिट भी कर लिया, क्वेश्चन कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो आपके उसमें से क्वेश्चन 4 से 5 आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। ये तो हो गई पीडीएफ की बात, ये हो गई क्वेश्चन की बात, किस टाइप से आते हैं आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन विद आंसर की क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये क्लासेस हमारी फर्स्ट होने जा रही है, जिसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट कराएंगे, फिर इसके बाद हमें क्लासेस सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके आती रहती है। तो अगर आपको नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट भी बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो हम आपको बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। लोकतंत्र सरकार का वह रूप जिसमें जनता प्रत्यक्ष या चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो देखिए, जो लोकतंत्र सरकार होती है ना, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसके द्वारा वो शासन किए जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को नीति निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता का अधिकार होता है। और इसमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है ना, जो नागरिक लोग होते हैं उसको भी नीति निर्माण जो प्रक्रिया होती है उसमें पार्टिसिपेट भाग लेने का अधिकार होता है। और उनके नेता उनके प्रति जवाबदेह, और जो नेता लोग होते हैं उनके प्रति जवाबदेही होते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र का परिचय एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए सरकार एवं जनता दोनों की ओर से निरंतरशीलता, प्रयास और प्रतिबद्धता की जरूरत है। और जो लोकतंत्र क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जो सरकार है प्लस जनता दोनों की प्रतिबंध जरूरी होते हैं। इसके अलावा संवाद, समझौता और मान्यता के प्रति की इच्छा शक्ति की जरूरत है। लोकतंत्र एक सतत परियोजना है जिसके लिए निरंतर संचेतना और प्रयास की जरूरत है। जो लोकतंत्र की एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपको निरंतर प्रयास भी करना चाहिए, चेतना भी करनी चाहिए, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये समझ में आपको लोकतंत्र क्या होता है, जिसके द्वारा जनता के द्वारा ये चुना जाता है। और इसमें जो सरकार और जनता होती है दोनों का पार्टिसिपेट एक साथ ही होता है, और जो दोनों को एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषता इस प्रकार है। इसकी विशेषता क्या है, तो सबसे फर्स्ट में लोकप्रिय प्रभुत्ता, शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। तो इसमें जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता में क्या होती है, जो शासन है उसकी शक्ति किस में निहित होती है, जनता में। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। नागरिकों को बिना किसी दबाव या हेराफेरी से होने वाले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव द्वारा अपने नेतागणों को चुनने का अधिकार है। मतलब कि जो आप व्यक्ति, आप नागरिक हैं अपने समाज के, तो आप अब चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने नेता को चुन सकते हैं, और बिना कोई हेराफेरी, बिना कोई भेदभाव से अपने जो भी आप नेता चुनना चाहते हो वो चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है, शक्तियों का विभाजन। सरकार की विभिन्न शाखाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ताकि किसी भी एक व्यक्ति या समूह का अत्यधिक नियंत्रण स्थापित ना हो सके। मतलब कि जो शक्तियों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है कि जो सरकार है, और जो उसमें 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका। तो इसमें विभाजन इसलिए किया जाता है कि कोई एक ये ना समझे सारी शक्तियाँ मेरे पास है, वो अपने अधिकार कायम ना करे। तो मतलब सब में बंटवारा किया जाता है। इसका 4 पॉइंट यहीं पर ऐड हो गया है। तो ये देख सकते हैं, जो विधि का शासन, सरकारी अधिकारियों सहित प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है और कोई भी उससे ऊपर नहीं है। मतलब विधि का शासन है, ये 4 पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, सभी जो और व्यक्ति होते हैं ना, कानून के अधीन होते हैं और कोई इससे ऊपर नहीं है, सब समान है। तो ये इसका 5th पॉइंट है, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। नागरिकों को मूलभूत अधिकार व स्वतंत्रता प्रदान की गई है जिन्हें कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जैसे कि भाषण, सभा एवं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आदि। तो मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं उनके अधिकार दिए गए, उनको नागरिकों को अपनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, जिसके द्वारा वो कानून के द्वारा भाषण, सभा, समाचार में सभी रूप में स्वतंत्र है, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट है, बहुलवाद। विभिन्नताओं तथा विभिन्न दृष्टिकोण हितों की मान्यता एवं सम्मान प्राप्त है। मतलब कि बहुलवाद होते हैं कि अलग कास्ट के लोग हो गए, अलग जाति की विभिन्नता के लोग होते हैं, तो सभी को मान्यता सम्मान प्राप्त है। जो 7 पॉइंट है, जवाबदेही नेता जनता के प्रति। जो जवाबदेही है कि और यदि वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम होता है तो चुनाव या अन्य तंत्रों के माध्यम से उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि जो नेता है वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है, अगर उसने कोई गलत कार्य किया तो जनता द्वारा उसे मतलब अन्य जो पद होते हैं उनसे हटाया जा सकता है, कुछ चुनाव के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से। अब इसका निष्कर्ष आप देख सकते हैं,
लोकतंत्र के अंतर्गत ऐसी सरकारी व्यवस्था को शामिल किया गया जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित हो और जहां शक्ति जनता में नहीं थे। तो ये क्या होती है, जो सरकारी व्यवस्था होती है इसमें जो इसके सिद्धांत होते हैं जनता पर आधारित होते हैं और ये इसकी शक्ति किसके पास होती है, जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में कई कदम शामिल किए गए जिसमें संविधान निर्माण, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव संचालन, लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण, उन शिक्षा को प्रोत्साहित करना, लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। तो जो लोकतंत्र में कई कदम भी शामिल किए जिसके द्वारा आप कह सकते हैं संविधान का निर्माण होता है, आपको स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है, जो लोकतांत्रिक संस्था होते हैं उनका भी निर्माण होता है, शिक्षा के लिए आपको प्रेरणा दी जाती है, सभी आते हैं, इसको शामिल किया गया। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो सहभागिता और जनता की आवाज़ को महत्व देती है और जो लोकतांत्रिक के द्वारा ही जो जनता के महत्व दिया जाता है, उनकी आवाज़ों को उठाया जाता है ऊंचा। व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देती है और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। हालांकि लोकतंत्र के कई रूप है पर सभी इन केंद्रीय सिद्धांतों को साझा करते हैं। लोकतंत्र में कई रूप है लेकिन सभी जो आपके सिद्धांत होते हैं इनको मान्यता देते हैं और इसको साझा करते हैं। ठीक है। तो गाइस यहाँ फाइनली क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है, आपके पेपर में आया तो आप इसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी क्लासेस सेकंड में। तो हमने क्वेश्चन बता दिया आपको कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, आप इसे लिख के रख भी सकते हैं। जब आप पेपर में देखेंगे तो सेम क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर पीडीएफ को परचेस करना है व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।